कूटनीति दुनिया को ये बताने की कला है कि वो जहन्नुम में जाए इस तरह से कि वे वास्तव में यात्रा के लिए उत्सुक हों। ये शब्द विंस्टन चर्चिल के हैं। और आज की दुनिया की जो उलझी हुई कूटनीति है उस पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम और सच कहूं तो काफी जटिल विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं। मध्य पूर्व में भारत की कूटनीति। हाँ, और इसका संदर्भ भी बहुत दिलचस्प है। हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। बिल्कुल, भारत और 22 अरब लीग देशों के विदेश मंत्रियों की, और ये बैठक 10 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई। इसके बाद एक साझा बयान आया जिसे दिल्ली घोषणा कहा जा रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख इसका बहुत ही गहरा विश्लेषण करता है। आज हम उसी के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बैठक एक ऐसे माहौल में हुई है जो मतलब किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। सही कहा। एक तरफ देखिए तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जो कल तक गहरे दोस्त हुआ करते थे। हाँ, उनमें अब दरारें साफ दिख रही हैं। बिल्कुल। दोनों ही अब खुद को मध्य पूर्व का नया पावर सेंटर बनाना चाहते हैं और इस होड़ में उनके हित आपस में टकरा रहे हैं। और इन सब के बीच इजराइल फिलिस्तीन का पुराना मुद्दा सुलझाने के लिए एक नया बोर्ड ऑफ पीस भी सामने आ गया है। और भारत के हित इन तीनों ही मामलों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो चलिए इस घोषणा के हर पहलू को एक एक करके देखते हैं। हर क्लॉज में मतलब एक सुराख छिपा है जो बताता है कि भारत इस शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे कैसे चल रहा है, जहां दोस्त और दुश्मन दोनों के चेहरे लगातार बदल रहे हैं। एकदम। तो सबसे पहले उस हिस्से पर आते हैं जहां घोषणा में 3 देशों पर खास ध्यान दिया गया है, सूडान, सोमालिया और लीबिया। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इन देशों की आज़ादी, उनकी एकता का सम्मान हो और कोई भी भारी ताकत उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। सवाल यह है कि इतने सारे देशों में से सिर्फ इन्हीं 3 पर इतना जोर क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है और ये सीधे सीधे मध्य पूर्व में बन रहे 2 ताकतवर गुटों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, 2 गुट। हाँ, भले ही ये गुट कागज पर ना हो लेकिन जमीन पर इनकी लड़ाई साफ दिखती है। एक गुट है सऊदी अरब का, जिसे ज्यादातर अरब देशों का समर्थन है, और दूसरा गुट है यूएई और इजराइल का, जिसे अमेरिका का पूरा साथ मिला हुआ है। और सूडान, सोमालिया और लीबिया, ये तीनों इन गुटों के लिए एक अखाड़ा बन गए हैं। बिल्कुल, ये तीनों देश इन दोनों गुटों के बीच की खींचतान का केंद्र बन गए हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। जमीन पर इसका क्या असर दिख रहा है? मतलब क्या हमारे पास कोई ठोस उदाहरण है कि ये गुट वहां कैसे काम कर रहे हैं? बिल्कुल हैं। स्रोतों के अनुसार सूडान में यूएई पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ की मदद करने का आरोप है। आरएसएफ तो एक मिलिशिया है ना, जो सुडानी सरकार के ही खिलाफ लड़ रही है। हाँ, और विडंबना देखिए कि आरएसएफ पहले सूडानी सरकार की ही एक पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी और आज वही अपने आकाओं के खिलाफ सत्ता के लिए एक क्रूर लड़ाई लड़ रही है। और लीबिया में? लीबिया में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वहां यूएई सालों से खलीफा हफ्तार की लिबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए का समर्थन कर रहे हैं और एलएनए त्रिपोली में बैठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। समझ गए। और सोमालिया का मामला, वो कैसे इस तस्वीर में फिट बैठता है? वो तो और भी पेचीदा लगता है। सोमालिया का मामला और भी पेचीदा है, सही कहा आपने। वहां इजराइल दुनिया का एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने सोमालीलैंड गणराज्य को मान्यता दी है। सोमालीलैंड, जो सोमालिया से टूटकर बना एक अलग क्षेत्र है। बिल्कुल। और मजे की बात देखिए, यूएई ने भी 2025 में सोमालीलैंड के पासपोर्ट को मान्यता देना शुरू कर दिया। ये कदम बाकी अरब लीग देशों के रुख के एकदम खिलाफ जाता है, जो सोमालिया की एकता का समर्थन करते हैं। तो एक गुट स्थिरता चाहता है और दूसरा गुट मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। एकदम। तो इन सब के बीच दिल्ली घोषणा में भारत का रुख क्या है, ये कैसे साफ होता है? यहां भारत ने बिल्कुल भी लीपापोती नहीं की है। दिल्ली घोषणा में भारत और अरब लीग ने मिलकर लीबिया और सूडान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकारों का खुलकर समर्थन किया है। और सोमालीलैंड? जहां तक सोमालीलैंड का सवाल है, भारत ने तो पिछले साल दिसंबर में ही उसे मान्यता देने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था। ये साफ दिखाता है कि भारत स्थिरता के पक्ष में है। वो स्थापित और वैध सरकारों के साथ खड़ा है, न कि किसी देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने वाले गुटों के साथ। तो अफ्रीका से सटे अरब देशों में तो भारत का रुख साफ है, स्थापित व्यवस्था का समर्थन करो। लेकिन जब हम थोड़ा और पूरब की ओर यमन की तरफ देखते हैं तो यहाँ भारत का स्टैंड ज्यादा महीन और शायद थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा नजर आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यमन वो जगह है जहां सऊदी अरब और यूएई का टकराव सबसे तीखा है
और यहाँ दिल्ली घोषणा में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है। वो क्या है? घोषणा में लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हूती हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की गई है। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक तो भारत हूतियों का नाम लेने से बचता रहा है। हाँ, तो क्या हूतियों का नाम लेकर निंदा करना भारत के लिए एक तरह का कूटनीतिक जोखिम नहीं है? अब तक तो भारत हम किसी का पक्ष नहीं लेते वाली सुरक्षित राह पर चल रहा था। वही तो, क्या ये उस नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पिछले 2 सालों से भारत हूतियों का नाम लिए बिना ही उनके हमलों की निंदा करता आ रहा था, क्योंकि हूतियों ने अपने हमलों को गाजा में चल रहे इजरायली ऑपरेशन से जोड़ा था। सही बात है। लेकिन अब उनका नाम लेकर निंदा करना दिखाता है कि भारत अब एक ज्यादा स्पष्ट रुख अपना रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात घोषणा में आगे कही गई है। और वो क्या है? घोषणा में यमन की एकता का समर्थन किया गया है। ये लाइन सीधे सीधे सऊदी अरब के रुख से मेल खाती है। ओहो, याद आया, रियाद ने हाल ही में यूएई समर्थित अलगाववादी गुट सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की थी। बिल्कुल, वो गुट यमन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यमन की एकता की बात करके भारत ने बहुत ही सधे हुए तरीके से इस मुद्दे पर सऊदी अरब का साथ दिया है। वाह, मतलब बिना किसी का नाम लिए एक बड़ा संदेश दे दिया गया। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हमेशा से मध्य पूर्व की राजनीति के केंद्र में रहा है, इजराइल फिलिस्तीन। ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस को लेकर घोषणा में क्या कहा गया है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दिल्ली घोषणा में इस बोर्ड ऑफ पीस का कोई जिक्र ही नहीं है। कोई जिक्र नहीं? बिल्कुल नहीं, उससे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि भारत को इसमें शामिल होने का न्योता इसी साल जनवरी में मिला था। तो बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। इसका मतलब अमेरिका को एक तरह से बताया जा रहा है कि आप मध्य पूर्व के लिए कोई भी नया आर्किटेक्चर बना लें, लेकिन अगर उसमें फिलिस्तीन का पारंपरिक समाधान शामिल नहीं है तो भारत और अरब लीग उस पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये तो एक बहुत साहसिक स्टैंड है। बिल्कुल, और सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह एक पुराना और स्थापित समाधान सामने रखा गया है। घोषणा में 2002 की अरब शांति पहल यानी अरब पीस इनिशिएटिव का समर्थन किया गया है। अच्छा, ये लैंड फॉर पीस वाला फॉर्मूला है ना? हाँ, ये शांति के लिए जमीन का फॉर्मूला है। इसके तहत सभी अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करेंगे और उसे मान्यता देंगे, और बदले में इजराइल 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। एकदम। तो ये अमेरिका के उस नए तर्क को पूरी तरह से खारिज करता है जो आर्थिक विकास को फिलिस्तीनी संप्रभुता से ज्यादा अहमियत देता है। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर भारत और पूरा अरब जगत एक साथ खड़े हैं। एकदम सही। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोई भी आर्थिक प्रलोभन एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मांग की जगह नहीं ले सकता। आसपास अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन घोषणा में इस पर एक शब्द भी नहीं है। ये चुप्पी क्यों? ये चुप्पी भी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि दोनों पक्ष, मतलब भारत और अरब देश, द्विपक्षीय बातचीत को मौका देना चाहते हैं। द्विपक्षीय बातचीत? हाँ, सऊदी अरब जैसे प्रमुख अरब देश खुद पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि अमेरिका को किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से रोका जा सके। वो इस क्षेत्र में एक और युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। और भारत का क्या? हमारे तो ईरान के साथ सीधे और गहरे संबंध हैं, खासकर चाबहार बंदरगाह को लेकर। हाँ, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। इस बैठक से ठीक पहले भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तेहरान गए थे और वहां ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मिले थे। अच्छा, ये दिखाता है कि भारत भी तनाव कम करने के लिए सीधे ईरान से जुड़ा हुआ है। इसलिए घोषणा में इस मुद्दे पर चुप रहकर सभी पक्षों ने कूटनीति के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। एक तरफ हम ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को चलाने के लिए 10 साल का बड़ा समझौता कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है, और दूसरी तरफ खबर आती है कि भारत के 2026-27 के बजट में चाबहार के लिए कोई पैसा ही नहीं रखा गया है। क्या ये ईरान को एक मिला-जुला संकेत नहीं भेजता? हम कहना क्या चाह रहे हैं? यहीं पर भारत की कूटनीतिक रस्सी पर चलने की कला सामने आती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि भारत कैसे संतुलन साधता है। 10 साल का समझौता ईरान के साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते की अहमियत को दिखाता है कि हम लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल,
लेकिन बजट में कोई आवंटन ना होना ये दिखाता है कि हम अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर कितने संवेदनशील और सतर्क हैं। हम अमेरिका को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। तो ये एक ही समय में दो घोड़ों की सवारी करने जैसा है। हाँ, एक तरह से। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, अफ्रीका में स्थिरता का समर्थन, यमन पर सदा हुआ रुख, फिलिस्तीन पर पारंपरिक स्टैंड और ईरान पर रणनीतिक चुप्पी, तो दिल्ली घोषणा मध्य पूर्व में भारत की विदेश नीति की किस बड़ी तस्वीर को सामने रखती है। यहाँ जो तस्वीर उभरती है उसे हम भारत की मॉड्यूलर डिप्लोमेसी कह सकते हैं। मॉड्यूलर डिप्लोमेसी ये क्या है? मतलब हर देश के साथ भारत का रिश्ता एक अलग और स्वतंत्र मॉड्यूल की तरह है। इजराइल के साथ हमारा रक्षा और तकनीक का रिश्ता एक मॉड्यूल है। यूएई और सऊदी अरब के साथ हमारा ऊर्जा और निवेश का रिश्ता दूसरा मॉड्यूल है। ईरान के साथ हमारा कनेक्टिविटी का रिश्ता वो तीसरा मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूलर अप्रोच का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये सभी मॉड्यूल एक दूसरे से अलग और सुरक्षित हैं। अगर एक मॉड्यूल में मान लीजिए इजराइल फिलिस्तीन की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो बाकी मॉड्यूल पर उसका असर नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे अरब देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों पर असर नहीं होता? बिल्कुल। ये जोखिम को कम करने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। ये लेन देन पर आधारित, मतलब ट्रांजैक्शनल जरूर है, लेकिन आज की अनिश्चित दुनिया में ये बहुत कारगर भी है। और इस पूरी कूटनीति की नींव क्या है? किस आधार पर ये सब टिका है? इस सब की नींव है मजबूत अर्थशास्त्र। भारत और अरब देशों के बीच आज $240 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है। ये रिश्ता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे 5 स्तंभों पर टिका है। और जब आपके आर्थिक हित इतने गहरे और व्यापक हो, तो आपके सबसे बड़ी प्राथमिकता स्थिरता बनाए रखना ही होती है। एकदम। यही वजह है कि भारत किसी भी ऐसे कदम से बचता है जो इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करे। तो संक्षेप में, दिल्ली घोषणा दिखाती है कि भारत मध्य पूर्व की जटिल प्रतिद्वंद्विताओं के बीच बहुत सावधानी से चल रहा है। वो संप्रभुता और स्थिरता जैसे स्थापित सिद्धांतों पर कायम है, लेकिन साथ ही यमन जैसे मुद्दों पर बहुत चतुराई से अपना पक्ष भी चुन रहा है और फिलिस्तीन पर अपने पारंपरिक रुख से इंच भर भी पीछे नहीं हटा है। ये घोषणा भारत के संतुलन साधने की कला का एक बेहतरीन दस्तावेज है। लेकिन यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बताइए। आज भारत की ये मॉड्यूलर और लेन देन वाली कूटनीति काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे मध्य पूर्व में खासकर सऊदी अरब और यूएई जैसी ताकतों के बीच दरारें और गहरी होंगी, क्या भारत को इस दृष्टिकोण से आगे बढ़कर ज्यादा कठोर और निश्चित विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या वो हमेशा के लिए दोनों नावों पर सवार रह सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो उन विकल्पों के परिणाम क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस तरह का गहन विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए, खासकर यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो हमें जरूर बताएं। आपके कोई प्रश्न हो या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।